हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग सम्मन मामलों का विचारण, सम्मन केस ट्रायल एंड समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण और उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो वो लोग एक बार उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार एपीओ एंड जुडिशरी मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये ट्रायल हैं, इस टॉपिक से आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और जो अन्य राज्यों की न्यायिक परीक्षा है उसमें भी कई बार ट्रायल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके संबंध में क्वेश्चंस को पूछा भी जा चुका है। तो ये जो टॉपिक है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सम्मन मामलों का विचारण, संक्षिप्त विचारण और उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। इससे पहले टॉपिक में हम लोग सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो जैसा कि पिछले टॉपिक में डिसाइड किया था कि ट्रायल के प्रकार कितने प्रकार से ट्रायल किया जा सकता है, तो जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो अध्याय 18 है, धारा 225 से 237 तक में दी गई है। और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है वो अध्याय 19 में किया गया है, 238 से 250 तक। और जो सम्मन मामलों का विचारण होता है वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। तो सम्मन मामलों की विचारण की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो सीआरपीसी के अध्याय 20 में दिया गया है, धारा 251 से 259 तक में। और समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का जो उल्लेख है अध्याय 21 में दिया गया है, 260 से 265 तक में। तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि जो ये 4 प्रकार के विचारण हैं, परंतु जो एक 5वां हम आपको प्रकार बताने जा रहे हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण, जो कि अध्याय 36 में दिया गया है, धारा 474 में। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ये समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके जितने भी न्यायालय हैं वो ट्रायल कोर्ट कहे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण और मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्मन मामलों का विचारण और संक्षिप्त विचारण, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं। तो आज के टॉपिक में जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सम्मन मामले के विचारण में जो प्रक्रिया मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जानी चाहिए उसका संक्षिप्त में विचारण कीजिए। और परिवाद का प्रत्याहरण, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कौन कर सकता है, यानी कि जो परिवाद है उसको वापस कौन ले सकता है और उसको वापस लेने का प्रभाव क्या होगा। और संक्षिप्त विचारण जो है समरी ट्रायल से आप क्या समझते हैं, किन अपराधों का है संक्षिप्त विचारण हो सकता है और किन अपराधों का नहीं, और किनके द्वारा जो है संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। संक्षिप्त विचारण पर टिप्पणी लिखिए, वे कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। और उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो सम्मन मामलों का विचारण है, वो सम्मन मामलों के विचारण जो संबंधी जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो अध्याय आपके 20 में दिया गया है, 251 से 259 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो सम्मन मामलों के विचारण की प्रक्रिया है उसको आप संक्षेप में ऐसे समझ लें कि जो पहला है कि धारा 251 अभियोग का सारांश को बताया जाना, और जो दूसरा है आपका धारा 252 के अंतर्गत दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि किया जाना, और जो तीसरा है छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि किया जाना, और जो चौथा है आपका धारा 254 के अंतर्गत प्रक्रिया जब अभियुक्त दोष सिद्धि ना किया जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो 5वीं हेडिंग आपकी होगी धारा 255 के अंतर्गत दोष मुक्ति और दोष सिद्धि कब की जा सकेगी। और जो 6ठी हेडिंग आपकी होगी धारा 256 के अंतर्गत परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केसला भी दिया गया है। और जो 7वीं हेडिंग होगी आपकी धारा 257 के अंतर्गत परिवाद को वापस लेना, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर एक स्पेशली क्वेश्चन भी बन जाता है, जिससे कि हम लोग अभी क्वेश्चंस में देख चुके हैं। और जो आपकी 8वीं हेडिंग होगी वो धारा 258 के अंदर कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति जो है किसको होगी। और जो आपकी 9वीं हेडिंग है
अंतिम है, जो कि धारा 259 है। 251 से 259 तक में संबंध मामलों के विचारणा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें आपकी जो सीक्वेंस है 9 हेडिंग्स होंगी। तो ये लास्ट हेडिंग है आपकी धारा 259, संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति जो है, कब जो है न्यायालय हैं संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में दिया गया है। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको क्वेश्चंस लिस्ट में बताए हैं, उन सभी के आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। तो जो पहली हेडिंग थी आपकी धारा 251, अभियोग का सारांश को बताया जाना। तो जब संबंध मामले में जो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है या हाजिर होता है या उसको लाया जाता है, तब अभियुक्त को उस अपराध की जो विशिष्टियाँ हैं वो बताई जाती हैं जिसका उस पर अभियोग है या आरोप लगाया गया है। तो उससे ये पूछा जाता है कि क्या वह दोषी होने का जो है अभियोग करता है, उसको स्वीकृत करता है कि उसने अपराध किया है, ये चीज़ उससे पूछी जाती है। और संबंध मामले के जो विचारणा में आरोप विचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। जिस तरीके से वारंट मामलों में आरोप को विचित करना आवश्यक है वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो संबंध मामलों के विचारणा में आरोप जो हैं, विचारणा में आरोप उनको विचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग थी आपकी धारा 252 के अंतर्गत दोषी होने का अभियोग पर दोष सिद्धि की जाएगी। जो अभियुक्त जो है यदि वो दोषी होने का अपने आप को स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट जो अभियुक्त के अभिवचन को उसी के शब्दों में लिखेगा और उसी आधार पर जो है अपने विवेक के अनुसार उसको दोष सिद्धि भी कर सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग थर्ड थी आपकी धारा 253 के अंतर्गत छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभियोग पर दोष सिद्धि। तो जो छोटे मामले होते हैं, यदि अभियुक्त जो है अनुपस्थिति भी होता है दोषी होने की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में जो है जहां संहिता की धारा 206 के अधीन अभियुक्त को सम्मन जारी किया गया है तथा अभियुक्त जो है मजिस्ट्रेट के हाजिर हुए बिना भी आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, तो वे अपना जो अभिवचन है अंतर्विष्ट करने वाले एक पत्र में, यदि वो कोर्ट में नहीं आना चाहता है तो एक पत्र में और संबंध में जो निर्धारित किए गए जुर्माने की रकम डाक के द्वारा या संदेश भाग के द्वारा भेज सकता है। और उपधारा जो 2 है ये बात कहती है कि तब जो मजिस्ट्रेट है अपने विवेक के अनुसार अभियुक्त को दोषी होने की स्वीकृति के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में भी उसको दोष सिद्धि करेगा और संबंध में जो उल्लिखित जुर्माना देने के लिए दंडादेश दिया गया है उसको देगा। अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी। लेकिन जहां अभियुक्त का कोई प्लीडर यदि उसने नियुक्त किया है और या अभियुक्त के दोषी होने की स्वीकारोक्ति करता है तो वहां मजिस्ट्रेट जो है अभियोग को यथासंभव प्लीडर के ही शब्दों में उसको लेखवत करेगा तथा अपने विवेक के आधार पर दोष सिद्धि एवं दंडादेश दे सकेगा। चौथी हेडिंग जो है आपकी प्रक्रिया जब अभियुक्त दोष सिद्धि ना किया जाए। तो धारा 254 में दिया गया है कि जब अभियुक्त को दोष सिद्धि नहीं किया जाएगा तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो धारा 254 की उपधारा एक ये कहती है कि अभियोजन एवं अभियुक्त को सुनना जो है धारा 252 एवं 253 के अधीन दोष सिद्धि न किए जाने की दशा में मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने एवं अभियोजन के समर्थन में पेश किए गए सभी साक्ष्यों को ले लेने के लिए तथा अभियुक्त को सुनने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा में पेश किए गए सभी साक्ष्यों को लेने के लिए अग्रसर होगा। धारा 254 की उपधारा 2 ये कहती है कि साक्ष्यों की उपस्थिति में और उनको उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वे अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी भी गवाह को हाजिर होने या दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने के लिए सम्मन जारी भी कर सकता है। धारा 254 की उपधारा 3 ये कहती है कि साक्ष्यों के द्वारा किए जाने वाले व्ययों को अंतिम रूप से जमा कराना और मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी भी साक्षी को सम्मन करने के पहले ये अपेक्षा कर सकता है कि विचारणा के प्रयोजन के लिए हाजिर होने में किए जाने वाले उसके जो उचित व्यय हैं वो न्यायालय में जमा कर दिए जाएं। तो उचित व्यय यहाँ पर जमा करा लिए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 5 धारा 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, कन्विक्शन और एक्यूटल कब किया जाएगा। तो धारा 255 की उपधारा ये कहती है कि दोष मुक्ति का आदेश जब मजिस्ट्रेट धारा 254 के अधीन साक्ष्यों जो साक्ष्य दिए गए उनके आधार पर या अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो के बाद अभियुक्त को आरोपित अपराध का दोषी नहीं पाता है तो मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। यदि धारा 255 उपधारा 2 ये कहती है कि दोष सिद्धि था दंडादेश, यदि जो मजिस्ट्रेट है विधि के अनुसार तभी दंडादेश दे सकेगा जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त अपराध का दोषी है। और दूसरा ये कि धारा 325 या धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार
कार्रवाई नहीं करता है तो उसको जो है दोषसिद्धि करके दंडादेश दे सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 6 है कि धारा 256 के अंतर्गत परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में जो प्रक्रिया है वो धारा 256 की उपधारा 1 ये कहती है कि यदि परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या तिथि उसके पश्चातवर्ती किसी भी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें पूर्ववर्ती किसी भी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी भी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वे किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक ना समझे, परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर के द्वारा या अभियोजन के संचालन करने वाले अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो वहां मजिस्ट्रेट की राय में कि परिवादी की व्यक्तिगत जो हाजिरी है वो आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभियुक्त कर सकता है और मामले में कार्रवाई भी कर सकता है। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है देव नारायण बनाम रमाशंकर गुप्ता का है। 1982 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले में ये अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 256 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवादी को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करने का जो विवेकीय अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग वे मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो थी आपकी 7 जो मैंने कहा था बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धारा 257 परिवाद को वापस लेना। जिन लोगों ने सीपीसी पढ़ी होगी उनको याद होगा कि जो सीपीसी का ऑर्डर 23 है रूल 1 उसमें है प्लेंट को वापस लेने यानी कि बात का जो है वापस लेना और बात का समायोजन करने के बारे में प्रावधान दिया गया। तो उसी तरीके से ये जो आपका क्वेश्चंस बन जाता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी और एपीओ में पूछ दिया जाता है कि सिविल मामलों में परिवाद किस प्रावधान के अंतर्गत जो है वापस लिया जाता है और क्रिमिनल मामलों में परिवाद किस प्रावधान के अंदर वापस लिया जाता है। तो सीपीसी में जो प्रावधान है वो दावा वापस लेने के लिए ऑर्डर 23 रूल 1 में दिया गया है और सीआरपीसी में आपको जो सेक्शन 257 है 257 इसमें परिवाद को वापस लेने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट जो है इसको वापस लेने का क्या प्रभाव होगा, तो ये जो क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में प्री मेंस दोनों में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लें क्योंकि संहिता की धारा 257 है इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति दे सकता है और अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद वापस लिया गया है दोषमुक्त कर देगा। जब परिवाद वापस ले लिया जाएगा तो जो अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया उसको दोषमुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी करेगा जब निम्नलिखित परिस्थितियाँ हों। पहला ये है कि परिवाद में इस अध्याय के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया हो, कोई भी आदेश जो है इस तरीके से ना पारित किया गया कि वो अंतिम आदेश हो। दूसरा ये है कि परिवाद में अभियुक्त एक या एक से अधिक हैं। तीसरा ये है कि परिवादी मजिस्ट्रेट को यह समाधान करा देता है कि अभियुक्त या अभियुक्तों के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं। तो परिवाद केवल जो है समन मामलों में ही वापस लिया जा सकता है, वारंट मामलों का और इससे ऊपर के जो मामले हैं उनका उन मामलों में परिवाद को वापस लेने की जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो जो कुछ जो मामले होते हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं जो संबंध मामले कहलाते हैं उन्हीं में परिवाद को वापस लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी भी परिवाद में अभियुक्त की संख्या एक से अधिक है एवं परिवाद केवल एक अभियुक्त के विरुद्ध वापस लिया गया है तो सभी अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद वापस लिया नहीं माना जाएगा। जिसके विरुद्ध वापस लिया गया उसी के विरुद्ध वापस लिया गया माना जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका प्रावधान दिया गया है धारा 258 में कि कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। तो कोई भी ऐसा संबंध मामला जो परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किया गया है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्ववर्ती अनुमति से या फिर तीसरा जो है कोई भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने द्वारा लेखपत कारणों के आधार पर। चौथा है कि कोई भी निर्णय सुनाए बिना कार्रवाई किसी भी प्रकरण पर रोक सकता है। पांचवा है वहाँ दोष मुक्ति का जो निर्णय है सुना सकता है जहाँ प्रमुख गवाहों की गवाही पढ़ने के बाद कार्रवाई रोकी गई है। और छठा जो है किसी अन्य दशा में अभियुक्त को उन्मोचित भी कर सकता है, उन्मोचित मतलब डिस्चार्ज भी कर सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी 9 धारा 259 लास्ट हेडिंग है संबंध मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि संबंध मामलों को किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट वारंट मामलों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित जो संबंध मामले हैं विचारणा के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हैं
ये चीज़ आप ध्यान रखें, 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हैं। और मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण जो है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संस्था द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकते हैं और ऐसे साक्षियों को पुनः बुला सकते हैं जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। तो इस परिस्थिति में जो है वो किसी भी समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित कर सकते हैं। जिनकी जो समन मामलों के विचारणा के समय अवधि जो है 6 माह से अधिक कारावास से दंडनीय है, उनको वारंट मामलों में परिवर्तित किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है संक्षिप्त विचारणा समरी ट्रायल, तो इसको जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय जो है 21 में दिया गया है, धारा 260 से 265 तक में। तो जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको लॉन्ग में लिखने के लिए आते हैं। प्री में कभी कभी चैप्टर भी पूछ दिया जाता है और किस धारा से किस धारा तक प्रावधान दिए गए ये पूछ दिया जाता है। तो संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया को संहिता में सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या था? तो संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया कोई उद्देश्य जो है, किस उद्देश्य से इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित किया गया? संक्षिप्त विचारणा की जो प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है कि जन सामान्य को शीघ्र न्याय, स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए ये आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है क्लिष्ट तथा लंबी, जटिल एवं ध्रुव ना हो। क्योंकि यदि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो क्लिष्ट, काफ़ी जो है पेचीदगी होगी और लंबी होगी और जटिल होगी और जो ध्रुव होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है न्याय जो है बहुत ही कठिनाई से मिल सकता है और न्याय कठिनाई से एवं विलम्ब से प्राप्त होगा तो जो न्याय प्राप्त करने का उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। तो इस कारण जो है शीघ्र निराकरण करने के लिए, ताकि जो मामले हैं शीघ्र रूप से विचारित किया जा सके और सरल व सहजता से न्याय उनको प्राप्त हो सके, तो सरल और सहजता से न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 से 265 तक में जो ऐसे मामले हैं जो साधारण और छोटे मामले हैं उनका जो निराकरण करने के लिए इस उद्देश्य से संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया का जो बंद किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। संक्षिप्त विचारणा की शक्ति जो है किसके पास है और किसके द्वारा जो है संक्षिप्त विचारणा किया जा सकता है? तो संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया को हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। पहले हेडिंग में ये है कि धारा 260 की उपधारा 1 में दिया गया है और दूसरी जो हेडिंग है आपकी वो कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग डालेंगे इसमें वो ये डाल लेंगे कि धारा 260 की उपधारा 2 के अंतर्गत जब मामला संक्षिप्त विचारण के लिए अवांछनीय प्रतीत होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और तीसरी हेडिंग जो होगी धारा 261 के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कब संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। तो हेडिंग्स जो ये आपको हम बता रहे हैं इनको आप सबसे पहले लिख लें और इनको लिख करके याद कर लें ताकि जो है आपको क्वेश्चंस याद करने में आसानी हो सके और अंदर के जो फैक्ट हैं इसके वो आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है कि आप लोग हेडिंग्स याद करें। चौथी जो आपकी हेडिंग्स है धारा 262 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। और पाँचवीं जो हेडिंग आया होगी आपकी धारा 263 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख रिकॉर्ड क्या क्या होंगे। और छठी जो हेडिंग है आपकी धारा 264 के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से विचारित मामलों में निर्णय जो हैं कब लिए जाएंगे। और एक जो आपकी अंतिम हेडिंग है धारा 265 रिकॉर्ड एवं निर्णय की भाषा क्या होगी। तो ये जो आपकी संक्षिप्त प्रक्रिया है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो संक्षिप्त विचारणा जो है समरी ट्रायल, इसको तो आप अच्छे से तैयार कर लें, ये तो बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया के उद्देश्य को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो फर्स्ट हेडिंग है कि संक्षिप्त विचारणा की शक्ति जो है कौन है, किसके पास है और किसके द्वारा संक्षिप्त विचारणा किया जा सकता है। तो धारा 260 की जो धारा 1 A, B, C के अंतर्गत निम्नलिखित मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संक्षिप्त विचारणा कर सकते हैं। पहला है ए में कि कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा है कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको हाईकोर्ट के द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है वो संक्षिप्त विचारणा की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो धारा 260 की धारा 1 के अंतर्गत वे कौन कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो निम्नलिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो धारा 260 की उपधारा 1 में दिया गया है। पहला ये है कि जो मामले 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय हैं वो
उन अपराधों का जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास दंडनीय नहीं है, उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। दूसरा है कि चोरी के अपराध में, तो जहाँ चोरी का अपराध जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 379, 80, 81, इसके अधीन जो चोरी के अपराध में चुराई गई संपत्ति का यदि मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है तो उनका है संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। यदि 2000 रुपये से अधिक है तो संक्षिप्त विचारण नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू जो है मूल्य की, चुराई हुई संपत्ति का मूल्य कितना है, ये चीज़ याद रखनी है। तीसरा जो है कि चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध, कोई व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या प्राप्त करने में उसको सहयोग करता है या रखने का अपराध करता है, तो जहाँ ऐसी संपत्ति का जो मूल्य है वो भी 2000 रुपये से अधिक नहीं है तो उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। चौथा है कि चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या व्ययन करने में जो अपराध घटित होता है, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति है, उसको छिपाने में, उसका व्ययन करने में, बेच देने में या उसको करने में जो कोई सहायता करेगा, यदि ऐसा अपराध घटित होता है तो वहाँ ऐसी जो संपत्ति जो कि व्ययन की गई है या छिपाई गई है, यदि उसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है तो संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा। पाँचवा है आपका प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन के अपराध में, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 454 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंड के बारे में बताया गया है, और धारा 456 में रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन के अपराध के लिए जो दंड दिया गया है, तो इसके जो हैं अंतर्गत यदि कोई अपराध घटित होता है तो उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। छठा है आपका आपराधिक वितरास का अपराध, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो ऑफेंस है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 दिया गया है, जो आपका चैप्टर लास्ट में है 22, उसमें दिया गया है। तो धारा 504 के अधीन लोक शांति को भंग कराने के लिए और प्रकोपन करने के आशय से अपमान एवं धारा 506 के अधीन आपराधिक वितरास जो कि 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि संक्षिप्त विचारण जो 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय है उनका हो सकता है, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय है उनका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। तो 2 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय है तो इसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। 8वां है आपका दुष्प्रेरण अबेटमेंट, उपरोक्त वर्णित अपराधों में से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण का अपराध, उसका भी जो है आपका समरी ट्रायल हो सकता है। 8वां है आपका अपराध करने का प्रयत्न, तो उपरोक्त वर्णित जो हैं अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध के अंतर्गत आता है तो उसका भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। और जो आपका 9वां है पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध, ऐसे कार्यों से होने वाला कोई भी अपराध जिसको बारे में जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 है उसकी धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है, तो उसके आधार पर भी जो है संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी सेकंड है धारा 260 की उपधारा, जब मामला संक्षिप्त विचारण के लिए अवांछनीय प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण के दौरान ये प्रतीत होता है कि ऐसा मामला है जिसका संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है, तो ये मजिस्ट्रेट उन गवाहों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएंगे और मामलों की पुनः सुनवाई करेंगे। थर्ड हेडिंग है आपकी धारा 261 होती है वर्ग मजिस्ट्रेट कब संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, तो ये जो धारा 261 में दिया गया है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि जो आपको धारा 260 में दिया गया है 60 की धारा 1 में कि कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 मजिस्ट्रेट दिए गए हैं, लेकिन धारा 261 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि धारा 261 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, जब उच्च न्यायालय के द्वारा किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित अपराधों में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदान कर दी गई है या की जा सकती है। जब अपराध ऐसा है केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं वो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनाधिक के कारावास से दंडनीय हैं। और ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या अपराध करने का प्रयत्न है तो इस संबंध में जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी प्रोसीजर की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। कब अपना सकते हैं, जब उनको उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कर दिया गया हो, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं कब संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
और किन मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी 4 है, धारा 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो संक्षिप्त विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा जो संबंध मामलों के विचारण के लिए संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं या निर्दिष्ट किए गए हैं, उसी प्रक्रिया को संक्षिप्त विचारण में भी अपनाया जाएगा। तो 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई भी दंडादेश इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी दोष सिद्धि के मामले में न दिया जाएगा, अर्थात संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में अधिक से अधिक 3 मास के कारावास का दंड दिया जा सकता है, इससे अधिक का दंड नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार जहां कोई भी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में दोष सिद्धि के आधार पर 4 महीने की कारावास के दंड का आदेश देता है, तो वहां मजिस्ट्रेट का जो ऐसा आदेश है वो अवैध, ये चीज़ याद रखनी है आपको, अवैध हो जाएगा, क्योंकि वे धारा 262 के अंतर्गत अधिक से अधिक 3 महीने का कारावास का दंडादेश दे सकता है। तो समरी ट्रायल में आपको याद रखना है कि 3 महीने से अधिक का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है दोष सिद्धि की दशा में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 5 है कि धारा 263 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख रिकॉर्ड क्या होंगे। तो संक्षिप्त विचारण में प्रत्येक मामलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में मजिस्ट्रेट के द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएंगी। पहला है क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे, तो मामले की क्रम संख्या क्या है। दूसरा है कि अपराध किए जाने की तारीख क्या थी, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख क्या थी, परिवादी यदि कोई हो उसका नाम लिखा जाएगा, अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता एड्रेस होना चाहिए, और जो है वे अपराध जिसका परिवाद किया गया है एवं वे अपराध जो साबित हुआ है यदि कोई हो, और धारा 260 की उपधारा 1 के खंड 2, 3, 4 के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है उसको लिखा जाएगा, रिकॉर्ड पे दर्ज किया जाएगा। और जो नेक्स्ट है आपका अभियुक्त का विभाग और उसकी परीक्षा यदि कोई हो जो उसने की हो उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और जो निष्कर्ष है उसको रिकॉर्ड पे दिया जाएगा। दंडादेश या अंतिम आदेश जो भी पारित किया गया है वो लिखा जाएगा रिकॉर्ड में, कार्रवाई समाप्त होने की तारीख वो सब है रिकॉर्ड में दर्ज की जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 60 धारा 264 संक्षिप्त रूप से विचारित मामलों में निर्णय। ऐसा मामला जिसमें संक्षिप्त विचारणा किया गया है अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश एवं निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए निर्णय को लिखेगा। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है नितिन भाई, सेवंती भाई साहब बनाम मनु भाई, मंजी भाई पंचाल, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2011 सुप्रीम कोर्ट का मामला। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा लेखवित की गई, मजिस्ट्रेट जो है अपने पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, लेखवत की गई साक्ष्य पर निर्भर रहने के लिए आबद्ध नहीं है, उसे नए सिरे से विचारण करने की जो अधिकारता प्राप्त है। ये नहीं कि जो पहले मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य लिए हैं उसी पर निर्भर रहें, तो वो जो दूसरा मजिस्ट्रेट है वो अपने नए तरीके से उसको विचारण करने की अधिकारता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 6 है और लास्ट है धारा 265 रिकॉर्ड एवं निर्णय की भाषा क्या होगी। तो ऐसा कोई भी मामला जिसका संक्षिप्त विचारण किया गया है उसको प्रत्येक अभिलेख एवं न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। प्रत्येक जो अभिलेख हैं वो न्यायालयों की भाषा में लिखे जाएंगे, और उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण के लिए सशक्त किए गए किसी भी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वे जो पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराएं जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जाएगा। जो तैयार करेगा, जिससे तैयार करवाया जाएगा, उसको हस्ताक्षर भी करने होंगे। तो ये हम लोगों ने संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को डिटेल से समझा। अब हम लोग जो अंतिम समझ लेते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। तो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की जो प्रक्रिया है वो धारा 474 में दी गई है। तो धारा 474 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण, उच्च न्यायालयों के द्वारा जब किसी भी अपराध का विचारण जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के अधीन न करके अन्य प्रकार से किया जाता है, तब उच्च न्यायालय के द्वारा उस अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अनुपालन किया जाएगा जिसका कि सेशन न्यायालय के द्वारा अनुपालन किया जाता है। यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता तो उसी प्रक्रिया का जो है उच्च न्यायालय के द्वारा भी अनुपालन किया जाएगा। तो जो 474 है वो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो है ट्रायल के संबंध में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है।
तो ट्रायल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15-20 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य मिल जाएंगे। तो ट्रायल जो है इसको हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला सेशन न्यायालय के समझ विचारण जो है, और दूसरा मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का, और तीसरा सम्मन मामलों का विचारण, और चौथा संक्षिप्त विचारण, पाँचवा उच्च न्यायालयों के समझ विचारण। तो इस तरीके से जो ट्रायल होते हैं उनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आप लोग वीडियो देखने के लिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और जिन लोगों ने इससे पहले जो ट्रायल के संबंध में वीडियो था, सेशन न्यायालय के समझ विचारण और वारंट मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको अवश्य देख लें, ताकि आपको जो है ट्रायल से सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।